लाओ सुनो, कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है कर्नाटक से लाई गई मां शारदा की भव्य प्रतिमा का जगती टाउनशिप में किया गया स्वागत। बॉर्डर एरिया किसान कमेटी ने अपनी मांगों के समर्थन में की पत्रकार वार्ता। J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। जिला सांबा की तहसील रामगढ़ और नंदपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हुआ 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन। और श्रोताओं, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके में रहने वाले लोगों की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। हमारी सनातन संस्कृति में प्रातः काल को दिन का उत्तम काल माना जाता है, इसलिए हम सबको अच्छी बातें करनी चाहिए, मगर सच्ची बातों को कभी छुपाना नहीं चाहिए। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सच्ची बात कहते हुए जम्मू कश्मीर में तेजी से फैलते जा रहे नशीले पदार्थों के उस काले जाल की बात करेंगे जो हमारे किशोरों और युवाओं को काले साए का शिकार बना रहा है। और ये काला धुआं या अंधेरा कई खाते पीते परिवारों को भी तबाह कर चुका है। यानी इन नशावर दवाओं के अधिक सेवन के कारण कई युवा चिराग बुझ चुके हैं। भले ही दशकों से चले आ रहे आतंकवाद पर प्रदेश में नियंत्रण कर लिया गया हो, मगर अब ये नार्को टेररिज्म अपनी जड़ें बहुत हिला चुका है। हम ये बात इस आधार पर भी कर रहे हैं कि इस समस्या का संज्ञान लेते हुए चंद रोज पहले केंद्रीय सरकार द्वारा 25 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पूरे देश के लिए निर्धारित की। इनमें से तकरीबन चौथा हिस्सा जम्मू कश्मीर के नाम रखा। जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित 6 ATFs में से भी जम्मू संभाग के लिए 5 निर्धारित है। इनमें साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जम्मू में एंटी ड्रग ट्रीटमेंट और नशे का शिकार हुए युवाओं के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बाकी की 4 फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कठुआ, राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ के लिए सुनिश्चित की गई हैं। गौरतलब बात यह है कि जम्मू संभाग के 5 स्थानों पर ये एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज दिए जाने का मतलब है कि नशे का जाल कितना विकराल हो चुका है, जिसका संज्ञान प्रदेश सरकार के साथ केंद्रीय सरकार को भी हो चुका है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू के इन 5 अस्पतालों में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज नशे की दलदल में फंसे हुओं के सुधार या इलाज के लिए है, ना कि नशे की बुराई को हटाने के लिए, क्योंकि अस्पतालों या डॉक्टरों व कंसल्टेंट्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं कि किसी की धरपकड़ की जाए। आज की इस चर्चा में हम इस गहराई में भी नहीं जाना चाहते कि इस घातक बुराई के लिए कौन जिम्मेदार है या सप्लाई चेन कैसे चल रही है। ये हमारा काम भी नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि समाज को, युवाओं के अभिभावकों को, अध्यापक वर्ग को, समाजी संगठनों को, सरकारी एजेंसियों और कमोबेश सियासी दलों को सचेत करें कि इलाज से भी ज्यादा जरूरत परहेज की होती है। बुराई रोकने से रुकती है, लिहाजा हर नागरिक इस बुराई को जल्द से जल्द रोकने में अपना मुनासिब योगदान दे। सतर्कता में ही सुरक्षा है, लिहाजा हम सब सतर्क रहें कि कहीं उड़ता जम्मू कश्मीर न बन जाए हमारा प्रदेश। श्रोताओं, कर्नाटक से लाई गई मां शारदा की भव्य प्रतिमा विभिन्न शहरों से होते हुए 2 रोज पहले जगती टाउनशिप में पहुंची। 22 मार्च 2023 को नवरे के दिन जिला कुपवाड़ा के टीटवाल में मां शारदा के नवनिर्मित मंदिर में इस प्रतिमा की स्थापना होगी। इस संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने अपने विचार यूं रखे। ये बहुत खुशी की बात है कि मां शारदा देवी जो हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, उनकी भव्य प्रतिमा कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ, जहां आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जिस मठ की स्थापना की थी, उस मठ से 4000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर मां
शारदा देवी जी की प्रतिमा जम्मू के जगती में पहुंची है और हम देख रहे हैं मां शारदा जी के दर्शन के लिए हजारों लाखों भगत जन उमड़ रहे हैं। माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब मां शारदा देवी जो हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, आज उनके दर्शन करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। 22 मार्च को नवरे के दिन उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के अंतिम बॉर्डर के क्षेत्र टीठवाल, यहाँ मां शारदा देवी जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ इस भव्य प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। असली मां शारदा जी का जो मंदिर है वो मुजफ्फराबाद में है, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एरिया में है और वो एक अध्यात्म का वो केंद्र था। यहाँ आद्य गुरु शंकराचार्य जी खुद जो श्रृंगेरी मठ से पैदल चलकर वहाँ पहुँचे थे और शंकराचार्य जी की जो उनको उपाधि प्राप्त हुई थी वो शारदा मठ में हुई थी, जो हमारा शारदा पीठ इस समय पीओके में है। आज अपनी माँ शारदा जी के जो हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी जब भव्य प्रतिमा जो हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित समाज के महान भाव हैं, उनके प्रयास से, रविंद्र पंडिता साहब के प्रयास से, यहाँ जितने समाज के हमारे साथी सहयोगी हैं, सबके प्रयास से माँ की भव्य प्रतिमा जो है यहाँ पहुँची है। और नवरे जो 22 मार्च को, जिस दिन एक बड़ा पवित्र दिन होता है, नव वर्ष होता है, उस रोज उत्तरी कश्मीर के टीठवाल में मां शारदा देवी जी के मंदिर में पवित्र मां की प्रतिमा को स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भव्य कार्यक्रम का वहां आयोजन होगा। ये एक नए युग का परिवर्तन है, ये एक नए युग का आगमन है, एक नया आगमन है। वो हमारी माँ जिसके मंदिर को पीओके में खंडित किया गया, जो हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी याद में ये भव्य यात्रा है। मैं तमाम कश्मीरी पंडित समाज, रविंद्र पंडिता साहब को, उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4000 किलोमीटर कश्मीर से श्रृंगेरी मठ तक ये उन्होंने यात्रा की और 22 मार्च को ये प्रतिमा टीठवाल पहुंचेगी और हम सब लोग मां शारदा जी के आशीर्वाद से वहां पहुंचेंगे। बॉर्डर एरिया किसान कमेटी ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रेस क्लब जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए कमेटी के अध्यक्ष रवि सिंह भाऊ ने बताया, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बॉर्डर एरिया के रहने वाले जो किसान हैं उनकी समस्याओं की तरफ दिलवाना चाहता हूं। पहली हमारी डिमांड है, जो तहसील खोड़ के खाते में लाखों रुपया किसानों का 7 साल खाते में पड़ा हुआ है, सरकार उसमें एक कमेटी बिठाए, इंक्वायरी कराए, वो पैसा क्यों लोगों को नहीं दिया गया। दूसरी डिमांड है, जो सैंक्शन है, अवार्ड हुए हैं, उनका भी पैसा हुआ है, किसी का 18 साल से है, किसी का 22 साल से, 25 साल से है और उसमें कोई ज्यादा वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वो एरिया सारा डिफेंस के उन्होंने लिया हुआ है, एक्वायर किया हुआ है, लेकिन उसका रेंट जो है वो हमारे जमींदारों को उसका रेंट नहीं दिया जाता। 99 में जो जमीन आई वहाँ पर आर्मी वाले लोगों को आगे जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि आप इधर नहीं जा सकते, जो हमने जमीन ली हुई है, तो आज तक उसका भी कोई पैसा नहीं है। वो 3200 कनाल के करीब जमीन है और लोकल अथॉरिटी के पास हम जाते हैं, वो सिर्फ टाल मटोल करते हैं, ये आज हो रहा है, कल हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 4 दिवसीय डोगरी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आज 24 फरवरी को आरंभ होगा और 27 फरवरी को इसका समापन होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अकेडमी के चीफ एडिटर डॉक्टर रत्न बसोत्रा ने बताया, साड़ा डोगरी दा साहित्यिक ते सांस्कृतिक कार्यक्रम जड़ा 4 दिन दा ये शुरू होदा 24 तरीक सवेरे 10 बजे और ये चलना 27 तरीक तक। 4 दिन च असें एदे च कहानी गोष्ठी, कवि गोष्ठी ते ओदे कन्नै कल्चरल प्रोग्राम ते इस किस्म दा एक लिटरेरी ते कल्चरल प्रोग्राम है। तो मैं इस प्रोग्राम की सुनने आस्तै, दिखने आस्तै रेडियो दे माध्यम कन्नै, थोड़े इस कार्यक्रम दे माध्यम कन्नै सारे दर्शकें की, सारे श्रोताएं की ये निवेदन करेंगे, वो 24 तरीक शुक्रवार सवेरे 10 बजे कल्चरल अकेडमी के KL सहगल हाल चाहिए इस कार्यक्रम का आनंद लैन और कार्यक्रम की रौनक बढ़ान।
क्योंकि डोगरी दा एक खेतर है और डोगरी आस्ते कल्चरल अकैडमी जिहड़ी है बड़ा कम करा दी है। सारें पता है कि कल्चरल अकैडमी दे तरफा दा किताबां जिहड़ियां न ओह छपदियां न डोगरी च, मैगजीन शराजा डोगरी च भी छपदी है और एह्दे कन्नै कन्नै अस डोगरी गी बढ़ावा देने आस्तै जगह जगह जाइयै ग्राएं पिंडें च जाइयै जां जिला स्तर उप्पर जाइयै जां तहसील स्तर उप्पर जाइयै भी बड़े सारे प्रोग्राम करने आं। अज्ज जेह्ड़ा एह् इक 4 दिन दा जेह्ड़ा प्रोग्राम दा आयोजन कल्चरल अकैडमी आसेआ कीता गेदा है, बड़ी देर बाद इस किस्म दा कार्यक्रम होआ करदा क्योंकि एह्दे च असें लगभग सारे जेह्ड़े साढ़े लेखक न, साढ़े जेह्ड़े क्हानीकार न, साढ़े जेह्ड़े कवि न जां साढ़े जेह्ड़े भी कलाकार न, उ'नें सारें एह्दे च साद्दा दित्ते दा है। खासकर मैं डोगरी की बात करूंगा तो डोगरी कार्यक्रम में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही लगाव के साथ इस कार्यक्रम को वो देखते हैं, क्योंकि युवा लेखक को अगर हम आगे नहीं लाएंगे तो आने वाले समय में हमारे जो बुजुर्ग लेखक हैं, जो वरिष्ठ लेखक हैं, वो तो अपना साथ दे ही रहे हैं, लेकिन नए नए लेखकों को तैयार करने में अकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है और नए लेखकों को हम इस कार्यक्रम में विशेषतः मौका दे रहे हैं कि वो आएं और देखें और इसमें भाग लें। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, जो हमारा देविका घाट का जो प्रोजेक्ट है, देविका जो हमारी पवित्र नदी है, उसके ऊपर 186 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसपे बहुत सारा जो काम होना है। उसमें सीवरेज का काम जो है, ड्रेन्स एंड लेन्स का जो काम है, वो किसी कंपनी को दिया हुआ है। उस कंपनी के ना तो कोई मैनेजर मिलता है, ना उनका कोई ऑफिस मिलता है, ना वो कोई फोन उठाते हैं अगर किसी से फोन करें। और जितनी भी हमारी नालियां, ये गलियां, जो कुछ भी पहले का जो बना हुआ था, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सब तोड़ फोड़ करके उन्होंने सालों सालों से ये रख दिया गया है और आज तक उसको रिपेयर नहीं करते हैं, जिससे बुजुर्गों को, बच्चों को, मरीजों को, यहाँ के शहरदारों को चलना, छोटी छोटी गाड़ियों के भी जाना आना मुश्किल हो गया है। लेकिन सरकार का इस तरफ क्यों ध्यान नहीं जाता है? और मैं ये ऑनरेबल एलजी महोदय से और कंसर्न जो हमारी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर है और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, बड़ा मेहरबानी करके इन कंपनी वालों के साथ या तो हमारी यहाँ के जो सोशल वर्कर्स है उनकी एक इंटरेक्शन करवाई जाए, उनको हम बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा लांदर पंचारी भमाग का इलाका जो है वो टूरिस्ट एरिया के मैप पर लाने के लिए हम अक्सर कहते हैं, लेकिन उसके लिए रोड कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। हम चाहते हैं कि जो नया रोड जो गंडाला तिरसीन रोड से होता हुआ कैंथ गली जा रहा है, इसको बजाय ये जो डीसी रेजिडेंस की तरफ से जो रोड जाता है, ये बड़ा कम्युनिकेटेड रोड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कोठियां हैं, इसका दोहरीकरण भी नहीं किया जा सकता और लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। इसको जिखेनी चौक से निकाल करके वाया नई बस्ती, कुकड़ कॉलोनी भी उसको कहते हैं, वहां से ये होता हुआ इस रोड को कैंथ गली और काउंटी से होता हुआ इसको अरोग तक ले लिया जाए, ताकि लांदर पंचारी भमाग के लोगों को बिल्कुल नियर बाई जो है वो 2 वे रोड जो है वो मिल सके, जो रियासी के साथ मिलेगा। इसको हम हिली हाईवे भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारा इलाका जो है वो तरक्की कर सकता है। मेरी पुरजोर ये निवेदन है सरकार से, एलजी महोदय से और कंसर्न डिपार्टमेंट से कि बराए मेहरबानी के ऐसा नक्शा बनाया जाए, काउंटी और अड़ोग तक ये रोड चला जाए। ये दोनों तरफ के लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और ये रियासी के साथ जब जुड़ जाएगा तो रियासी वाले लोग भी, वहाँ से भी यात्री जो है वो इधर आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, यहाँ से भी टूरिस्ट जम्मू जहाँ भी इस एरिया से, ये सारे इस एरिया में जाएंगे और इलाके की डेवलपमेंट होगी। हाल ही में जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, आजादी के अमृतकाल में भारत रंग महोत्सव या नेशनल थिएटर फेस्टिवल का जम्मू कश्मीर में मंचन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से हर्ष का विषय है और मैं भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रति इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मानता हूँ कि रंगमंच किसी भी कलाकार के लिए एक जीवंत अनुभव होता है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक लंबा इतिहास इस बात का गवाह है कि कलाकारों ने जो आनंद रंगमंच से प्राप्त किया वो सिनेमा के पर्दे पर उन्हें कभी नहीं मिला। जीवन के सभी अनुभवों को निचोड़कर जब कलाकार थिएटर हॉल में दर्शकों से मुखातिब होता है तो वो कला की गहराई में, उसके फन की चरम सीमा पर पहुंचने
का अनुभव होता है उसका। और इसलिए हमारे देश की प्राचीन परंपरा में थिएटर को पंचम वेद माने पांचवा वेद कहा गया। चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कलाकारों की खान है और सिनेमा जगत को इसने अनेक महत्वपूर्ण कलाकार दिए, इसलिए आजकल थिएटर की जब भी चर्चा होती है तो जैसे पवन ठाकुर जी ने कि सिनेमा की चर्चा स्वाभाविक रूप से हो जाती है। मंच पर कलाकार के पास सिनेमा की तरह रीटेक की सुविधा नहीं होती। ये भी सच है कि थिएटर के अर्जित अनुभव को आप सिनेमा में नहीं पा सकते। हाँ, उस अनुभव का प्रयोग सिनेमा में जरूर किया जा सकता है। इंसा का नाम ठाकुर जी आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। उनकी दो मशहूर लाइनें हमें उद्धृत करना चाहूंगा। कमर बांधे हुए चलने को सब याद बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। इसे जब तरन्नुम में गाया जाए तो संगीत, नृत्य और नाट्य इन तीनों कलाओं का जो सरगम होगा, मैं समझता हूँ कि वही रंगमंच होगा। मुझे विशेष रूप से इस बात की प्रसन्नता है जम्मू के थिएटर प्रेमियों को रंगमंच के उसी रस का अनुभव होगा जो उन्होंने कभी प्राचीन काल में पवन ठाकुर के काल में देखा होगा जम्मू, या दिल्ली के श्री राम सेंटर में देखा होगा, कमानी ऑडिटोरियम में देखा होगा, या मुंबई के पृथ्वी थिएटर में हासिल किया होगा। श्रीनगर के रंगमंच प्रेमी 23 से 25 फरवरी थिएटर की बेहतरीन प्रस्तुतियां देख सकते हैं और भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत, इस प्राचीनतम कला माध्यम का आनंद भी ले सकते हैं। और इसलिए कोने कोने में रंगमंच अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। देश की गौरवशाली रंगमंच की परंपरा के बारे में इतिहासकारों में समय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बात तो सभी सहमत हैं कि चारों वेदों से अलग अलग विशेषताओं द्वारा नाट्य वेद की रचना हुई और कालिदास, महाकवि, भास, कुद्रक, भवभूत जैसे अनेक ऐसे नाम हैं जिन्हें आज अमृत काल में कला प्रेमी और नई पीढ़ी को जानने और समझने की आवश्यकता है। जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के एक समाज सेवी मदन लाल चौधरी ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया कि हमारे इलाके की जो ये काफ़ी पुरानी डिमांड है। एक तो जो रोड जा रहा है रामगढ़ से सीधा एसमपुरा तक 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। जो पिछला रोड उन्होंने बनाया विजयपुर से लेके रामगढ़ तक वो तो टूट गया है, लेकिन ये अगला रोड है ये बिल्कुल नहीं इसको बना रहे। लोग बहुत परेशान हैं। कम से कम 10, 20, 15 किलोमीटर आगे पीछे घूम के लोग आते हैं। पेशेंट का भी बहुत मुश्किल होता है आना जाने के, लेकिन ये बाया माल और जहाँ इधर मंडलियाल से घूम के लोग आते हैं। मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो इसका ये ठेकेदार है कम से कम इसको तो थोड़ा बहुत पूछना चाहिए। इतनी देर हो चली है अभी तक रोड नहीं कंप्लीट कर सकते। इसी के साथ जिला सांबा की तहसील नंदपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर बूटीराम भगत ने अपने इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों का खुलासा करते हुए बताया। हमारी सबसे ज्यादा मुश्किलात है D9 जो के हमारे पूरे एरिया को इरिगेट करती थी। पिछले 15 साल से ये डिफंग पड़ी है। बराए नाम सफाई होती है। हमारे लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में या कोई और कोई डिपार्टमेंट हो, लेकिन पेरेंट्स डिपार्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर ही है। तो हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस नहर का प्रॉपर ढंग से कोई मास्टर प्लान बनाया जाए ताकि ये चारों रूप से चालू हो और किसानों को सुचारू रूप से पानी मिले। क्योंकि हमारी वो संभालते ही हमने देखा था कि इधर नहाते थे, कपड़े धोते भी थे, पानी भी पीने की व्यवस्था जो कैन में डाल के उधर ठंडा करते थे। तब तक ये फ्रिज वगैरह नहीं थे तो लोग ठंडा पानी पीने के लिए भी इसे नहर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस पर व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। एक बेलदार जो होता था वो साइकिल पर ड्यूटी देता था। नंबर 2, ये जो लिफ्ट इरिगेशन लगाई है चाहे खैरी में है या कहीं और, उसको सुचारू रूप से चालू करें। हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट से यही है कि मेहरबानी करके एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दें। एग्रीकल्चर ठीक होगा तो सब अपने आप इसके साथ लिंक है, जुट जाएंगे, प्रोग्रेस होगी। दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से कि रणवीर नहर का खास ख्याल रखें। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
श्रोताओ, उन्हें तुसें सुनिया कार्यक्रम ये जम्मू है।